नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम BSc फर्स्ट ईयर के लिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी के बारे में, एरोमेटिकता के बारे में। एरोमेटिसिटी क्या होती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एरोमेटिकता या एरोमेटिसिटी क्या है, देखिए सबसे पहले उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए एरोमेटिक जो शब्द है ये अरोमा से बना है और अरोमा का मतलब होता है गंध। तो प्रारंभ में जो एरोमेटिक शब्द था या एरोमेटिकता शब्द का उपयोग उन समस्त प्रकार के यौगिकों की गुणों के व्याख्या करने में किया जाता था जिनके बेंजीन जैसे गुण होते हैं, अर्थात वे समस्त यौगिक एरोमेटिक कहलाते हैं जिनमें बेंजीन वलय अथवा उसका संघनित तंत्र पाया जाए। मतलब या तो बेंजीन वलय हो या बेंजीन वलय के जैसा तंत्र हो, उसे हम क्या कहते थे, एरोमेटिक कहते थे। इन यौगिकों के गुण उनके समरूप मतलब उनके जैसे एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक यौगिकों से एकदम अलग होते हैं। उदाहरण के लिए एरोमेटिक अमीन एलिफेटिक अमीन की तुलना में बहुत दुर्बल क्षारीय है, जबकि अल्कोहल की तुलना में फिनॉल अधिक अम्लीय होते हैं। एग्जांपल देखिए, यहाँ पर देखिए इन्होंने ये कहा है कि अगर हमारे पास ये हो, ये C2H5OH है, ठीक है, ये अल्कोहल है, और हम अगर इसको ऐसे भी लिखें, मतलब फिनॉल ये होती है, फिनॉल ये होती है, ऐसे ये फिनॉल है, यहाँ पर OH है, ठीक है, ये फिनॉल है, यहाँ पर OH है। अब अगर हम इसके बारे में देखें, ये तो फिनॉल हो गया, लेकिन अगर मैं बात करता हूं अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए इसमें कार्बन कितने अच्छे हैं, ठीक है, H11 कर दो और OH कर दो, तो ये दोनों ये एक एरोमेटिक प्रकार का कंपाउंड है जिसका फार्मूला होता है C6H5OH, ठीक है, और ये एक एलिफेटिक प्रकार का कंपाउंड है जिसका फार्मूला होता है C6H11OH। अब देखिए ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है, सॉरी ये एरोमेटिक है, और ये क्या है, एलिफेटिक है, ये क्या है, एलिफेटिक है। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो एरोमेटिक है उसके अंदर अम्लीयता ज्यादा है, जबकि एलिफेटिक में अम्लीयता कम है, जबकि हैं दोनों एक जैसे, दोनों पर हाइड्रोक्सिल भी लगा हुआ है, दोनों पर कार्बन भी सेम नंबर में है, केवल हाइड्रोजन का अंतर है। लेकिन यहाँ पर इस बेंजीन वलय के कारण, एरोमेटिक यौगिक होने के कारण इसके गुण बदल गए और इसके गुण अलग प्रकार के हो गए, ठीक है। तो वही हम यहाँ पर देख रहे हैं, अधिक आसानी से देते हैं, जबकि हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा अपेक्षा से बहुत कम होती है, अर्थात ये बहुत अधिक स्थायी होते हैं। कालांतर में कई यौगिक ऐसे ज्ञात हुए जिसमें उपयुक्त वर्णित एरोमेटिक गुण अथवा एरोमेटिक लक्षण तो होते हैं, लेकिन अणु में कोई बेंजीन वलय नहीं होती। अतः एरोमेटिक यौगिक केवल बेंजीन वलय वाले बेंजेनॉइड ही नहीं होते, वरन बिना बेंजीन वलय वाले अर्थात नॉन बेंजेनॉइड भी होते हैं। अब हम उन समस्त यौगिकों के बारे में बात करेंगे जो एरोमेटिक होते हैं और इनके इस गुण को एरोमेटिसिटी कहा जाता है। नंबर 1, एरोमेटिक यौगिकों के अणु समतल चक्रीय होते हैं। सामान्यतः 5, 6 अथवा 7 सदस्यों की रिंग बनती है जिसमें संयुग्मित द्विबंधों का एक बंध निकाय होता है। तो अब सबसे पहले तो प्लेनर क्या है। प्लेनर का मतलब होता है इस प्रकार से प्लेन हो, कहीं भी प्लेन हो। अगर प्रत्येक कार्बन पर, किसी रिंग के प्रत्येक कार्बन पर अगर समकरण समान होता है तो उसका एंगल भी एक जैसा होगा, और उस एंगल एक जैसे होने के कारण वो पूरी की पूरी रिंग क्या हो जाएगी, प्लेन में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास में बेंजीन की स्ट्रक्चर है, तो ऐसे है, ऐसे यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, मतलब ऐसे इधर, फिर इधर और फिर इधर, मतलब 2 बंद यहाँ पर, फिर 2 बंद यहाँ पर, फिर 2 बंद यहाँ पर। तो इसका मतलब इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बन गई। अब ये स्ट्रक्चर एक प्लेन में बनी हुई है। प्लेन में कैसे, देखो ऐसे इधर, फिर इधर, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ। तो एक प्लेन के अंदर स्ट्रक्चर बनी हुई है, एक प्लेनर समतलीय प्रकार की संरचना बनी हुई है। तो सबसे पहली बात तो प्लेनर होने चाहिए और चक्रीय होने चाहिए, और दूसरा इसके अंदर 5 सदस्यों की वलय भी हो सकती है, 6 की भी हो सकती है, 7 की भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा भी होती है। कॉन्जुगेशन पाया जाना चाहिए। बंध निकाय क्लोज सिस्टम है, मतलब संयुग्मित द्विबंधों का, संयुग्मित का मतलब होता है एकांतर क्रम में, कॉन्जुगेटेड मतलब एकांतर क्रम में।
इनमें असंतृप्त यौगिकों की अभिलाक्षणिक योगात्मक तथा ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होनी चाहिए। मतलब जो असंतृप्त यौगिक होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है एडिशन रिएक्शन और उन्हीं की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो वो भी इनके अंदर संपन्न होनी चाहिए। असंतृप्त होते हुए भी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रदर्शित करते हों। उसके अलावा इन यौगिकों की हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा और दहन ऊष्मा के मान अपेक्षित मानों से बहुत कम होने चाहिए। मतलब जितने इसके मान होने चाहिए उससे कम होने चाहिए, अर्थात जो इनका एनर्जी लेवल है उससे नीचे के एनर्जी लेवल में रहते हैं, अतः इनका स्थायित्व ज्यादा हो जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये ज्यादा स्थायी होते हैं और इसका मुख्य कारण क्या है? अनुनाद ऊर्जा। इनमें पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड प्रकार के होने चाहिए, चक्रीय रूप से डीलोकलाइज्ड होने चाहिए। इनकी वलय में उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या हक्कल के नियमानुसार 4n+2 होनी चाहिए और यहाँ पर n क्या है? पूर्णांक है। कई बार हमें ये बता दिया जाता है कि n यहाँ पर वलयों की संख्या, ऐसा नहीं होता। n केवल एक पूर्णांक है जिसका मान 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी के बेस पर हम आगे बात करते हैं हक्कल का नियम क्या है और हम फिर बेंजीन को सिद्ध करेंगे या किसी और कंपाउंड को सिद्ध करेंगे कि क्या ये एक एरोमेटिक प्रकार का कंपाउंड है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हक्कल के रूल के बारे में बात करते हैं। 1937 में हक्कल ने क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर, क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर कुछ एक चक्रीय यौगिकों का अध्ययन किया और एरोमेटिक्सा से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम दिया जिसे हक्कल का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी प्लेनर साइक्लिक यौगिक में अर्थात समतल चक्रीय यौगिक में एरोमेटिक स्थायित्व अथवा उच्च विस्थानीकरण ऊर्जा अथवा उच्च अनुनाद एनर्जी तब तक नहीं हो सकती जब तक उसके चक्र अथवा वलय में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाए। मतलब वो कंपाउंड तब तक एरोमेटिक नहीं हो सकता तब तक उसकी रेजोनेंस एनर्जी हाई रेजोनेंस एनर्जी में नहीं बदल सकती जब तक कि उसमें 4n+2 पाई या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते। मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते मेन ये। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी समतल चक्रीय यौगिक में यदि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन विद्यमान हो तो वह यौगिक एरोमेटिक व्यवहार दर्शाता है। किसी भी समतल चक्रीय यौगिक में यदि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो वह एरोमेटिक व्यवहार दर्शाएगा। अतः यदि किसी अणु की समतलीय वलय में कोई अणु है और उसकी प्लेनर वलय है उसमें 2 n बराबर 0 4n+2 बराबर 2 6 n बराबर 1 4n+2 बराबर 6 और 10 मतलब n बराबर 2 4n+2 इक्वल टू 10 आदि पाई इलेक्ट्रॉन हो तो वह एक एरोमेटिक यौगिक की भांति व्यवहार करेगा। अब इससे अंतर नहीं पड़ेगा कि वलय में कार्बन परमाणु कितने हैं और मुख्य बात यह है कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब हम इसका एक एग्जांपल करते हैं। देखिए मान लीजिए हम बात करते हैं सबसे पहले बेंजीन के बारे में कि बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है। बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है और उसके बाद में फिर हम बात करेंगे नेफ्थलीन के बारे में कि क्या नेफ्थलीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है। नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर ये होती है, ये ठीक है, ये नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन ये बेंजीन है। बेंजीन अब ये दोनों एरोमेटिक हैं ये तो हमें पता है, लेकिन कैसे उसको हम सिद्ध करते हैं। रूल्स कौन कौन से होने चाहिए? देखो सबसे पहला रूल होना चाहिए समतल और चक्रीय, समतल चक्रीय वलय। देखो ये भी एक प्लेनर प्रकार के स्ट्रक्चर है कोई भी बॉन्ड ऊपर की तरफ नहीं है। ये भी एक प्लेनर प्रकार के स्ट्रक्चर है। प्लेनर क्यों है? क्योंकि प्रत्येक कार्बन sp2 संकलित, प्रत्येक कार्बन sp2 संकलित, यहां पर भी प्रत्येक कार्बन sp2 संकलित, ये भी sp2 होगा, प्रत्येक कार्बन sp2 होगा, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। तो इसका मतलब समतलीय होगी, समतलीय और चक्रीय वलय होगी। दूसरा
दूसरा इसके अंदर होना चाहिए संयुग्मित द्विबंध युक्त बंध निकाय। संयुग्मित का मतलब है एक छोड़ के एक एकांतर क्रम में, देखो यहां डबल बॉन्ड, यहां नहीं, यहां डबल बॉन्ड, यहां नहीं, यहां डबल बॉन्ड, यहां नहीं, और बंध है चारों तरफ से, चक्रीय संरचना बंध होती है, ये भी संरचना बंध है, तो संयुग्मित बंध निकाय होता है। तीसरा सबसे पहले समतलीय प्रकार की होनी चाहिए, दूसरा संयुग्मित द्विबंध युक्त बंध निकाय होना चाहिए। उसके बाद में जो तीसरा होता है वो होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का विस्थानीकरण होना चाहिए। विस्थानीकरण होना चाहिए मतलब पाई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर सकते हो, यहां पर कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो ये यहां चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो ये मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब इस प्रकार से घूम सकते हैं। और फोर्थ और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये हक्कल के रूल का, हक्कल के नियम का पालन करते हों, हक्कल के नियम का पालन करते हों। और हक्कल का नियम क्या होता है? हक्कल का नियम होता है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम। अब यहां पर n क्या है? n यहां पर फुल इंटीजर है, पूर्णांक है 1 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो। सबसे पहले जब n बराबर 0 तो 4n + 2 पाई इज इक्वल टू, देखो 2 पाई, यहां पर 0 आ गया तो ये सारा 0 हो गया, क्या बच जाएगा? 2 पाई। दूसरा जब n बराबर 1 तो 4 × 1 + 2 = 6 पाई, ठीक है। थर्ड जब n बराबर 2 तो 4 × 2 + 2 पाई = 8 2 10 10 पाई। इसी तरीके से जब n बराबर 3 तो 4 × 3 + 2 तो 4 3 12 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो एंड सो ऑन, वो क्या होगा? एक एरोमेटिक प्रकार का कंपाउंड होगा। अब हम इसको देख लेते हैं कि क्या इसमें ये रूल फॉलो होते हैं या नहीं होते, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो समतल चक्रीय वलय है, देख ली हमने समतल चक्रीय प्रकार की वलय है। दूसरी डबल बॉन्डेड है कॉन्जुगेशन में, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन में बंध निकाय है। तीसरा पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण हो सकता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण हक्कल के नियम का पालन करता है। तो देखो हक्कल ने ये कहा किसी में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, किसी में 4 है, 6 है, 10 है, 14 है, और इन सभी शर्तों का पालन करता है तो एरोमेटिक प्रकार का कंपाउंड होगा। तो हम यहां पर देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे 2 पाई ये रहे और 2 पाई ये, तो टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 पाई। तो इसका मतलब ये कौन सा कंपाउंड होगा? ये कंपाउंड होगा एरोमेटिक। एरोमेटिक क्यों होगा? हक्कल के रूल का फॉलो भी कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण भी हो रहा है, संयुग्मित द्विबंध युक्त संरचना भी हो रही है, समतल चक्रीय वलय भी हो रही है। अब इसको देखते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर भी समतल चक्रीय प्रकार की वलय है, उसके अलावा संयुग्मित द्विबंध है, देखो एक छोड़ के एक एकांतर क्रम में द्विबंध आ रहे हैं। उसके अलावा पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर सकता है, ये आगे इस तरीके से मूव करते रहेंगे, और हक्कल के नियम का पालन करता है, 4n + 2 पाई रूल का पालन करता है। तो अब यहां पर हमको देखना है कि क्या ये 4n + 2 पाई रूल का पालन करता है और कैसे करता है। तो देखिए 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई और 2 पाई, तो 1 2 3 4 5, टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 पाई 10 पाई। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है,
बाकी सारे के सारे रूल को फॉलो कर रहा है। तो हक्कल का नियम ये कहता है 2 पाई वाला भी होता है, 4 पाई वाला भी होता है, 6 पाई वाला भी होता है, 10 पाई वाला भी होता है, 14 पाई वाला भी होता है। तो ये दोनों के दोनों कंपाउंड क्या होंगे, दोनों के दोनों कंपाउंड क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों कंपाउंड हो जाएंगे एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक शब्द अरोमा से बना है। और अभी तो वर्तमान में तो सभी को ये दो प्रकार के होते हैं, बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड। आगे जब हम और स्टडी करेंगे तब हम नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों यहाँ पर बेंजोनॉइड प्रकार के कंपाउंड हैं, तो आप इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए कि बेंजोनॉइड प्रकार के कंपाउंड है और किस तरीके से इसमें हक्कल का रूल वगैरह फॉलो किया जाता है। ध्यान ये रखना है कि n यहाँ पर फुल इंटीजर होता है, मतलब ये केवल पूर्णांक है, ये वलय की संख्या नहीं, केवल पूर्णांक है, वलय की संख्या नहीं है। अगर वलय की संख्या से इसका कोई संबंध होता है तो वो केवल कोइंसिडेंट है, इसका वैसे वलय की संख्या से किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं प्रेरणिक प्रभाव के बारे में। प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट एंड फील्ड इफेक्ट। देखो प्रेरणिक प्रभाव जो होते हैं वो उसको आई से प्रदर्शित करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को आई से प्रदर्शित करते हैं, प्लस आई माइनस आई दो प्रकार का इफेक्ट होता है। देखिए सबसे पहले कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में, कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है, कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में किसी ऋण विद्युतीय परमाणु के आ जाने से एक ध्रुवित प्रकार का बंध बनता है जो श्रृंखला के अन्य सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को स्थायी रूप से विस्थापित कर देता है। देखो कोई ऋण विद्युतीय परमाणु आ गया तो वहां पर एक पोलराइज्ड बॉन्ड बनेगा और ये पोलराइज्ड बॉन्ड क्या करेगा, श्रृंखला के अन्य सिग्मा इलेक्ट्रॉन को विस्थानीकृत का मतलब है या तो खुद से दूर धकेल देगा या खुद के पास खींच लेगा, या तो खुद से दूर धकेल देगा या खुद से पास खींच लेगा, तो विस्थापित कर देता है। इसे इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। माना कि कार्बन परमाणु श्रृंखला के अंत में एक क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो ये देखो C3 C2 C1 यहाँ पर Cl जुड़ा है। अब Cl क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रकार का कंपाउंड है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, Cl एक इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रकार का कंपाउंड है तो इसके ऊपर तो आ जाएगा ऋणात्मक। अब इसके ऊपर अगर ऋणात्मक आता है तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इस तरफ, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इस तरीके से चार्ज बढ़ता रहता है। हम जानते हैं क्लोरीन एक ऋणात्मक तत्व है, अतः C1Cl के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म क्लोरीन की ओर विस्थापित रहेगा, फलस्वरूप क्लोरीन पर तो आ जाएगा आंशिक ऋणावेश और C1 पर आ जाएगा आंशिक धनावेश। अब देखो जो C1 है उस पर आंशिक धनावेश आ गया तो इसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन न्यून हो गया, ठीक है। अतः यह C1 C2 के बंद इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, फलस्वरूप यह बंद युग्म भी विस्थापित हो जाएगा और C2 पर। अब देखो जब ये धनावेशित हो गया तो ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींच लेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो थोड़ा सा धनावेश इसके ऊपर भी आ जाएगा, थोड़ा सा धनावेश इसके ऊपर भी आ जाएगा, फलस्वरूप यह बंद युग्म भी विस्थापित हो जाएगा और C2 पर धनावेश आ जाएगा। इस प्रकार प्रक्रिया श्रेणी के अंत तक जारी रहेगी और पूरी श्रेणी में स्थायी रूप से इलेक्ट्रॉन का जो है वो विस्थानीकरण होता रहेगा। इस प्रकार से इसके ऊपर तो नेगेटिव आ गया और बाकी सभी के ऊपर पॉजिटिव आ गया। अब इसी को प्रेरणिक प्रभाव बोलते हैं, इसी को ही ये इफेक्ट होता है। यही अपेक्षित प्रेरणिक प्रभाव को मापने के लिए हम R3CH अणु में हाइड्रोजन के प्रेरणिक प्रभाव को इकाई मानते हैं कि हाइड्रोजन का प्रेरणिक प्रभाव जो होता है आदर्श रूप से इकाई होता है, और ये देखते हैं कि किसी दूसरे समूह पर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। यदि किसी समूह में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की शक्ति हाइड्रोजन से अधिक है, कोई ऐसा समूह है जिसमें इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की शक्ति हाइड्रोजन से अधिक है, तो वह हाइड्रोजन से अधिक ऋण विद्युतीय माना जाएगा और उसको माइनस आई कहा जाएगा। अब कुछ समूहों का माइनस आई प्रभाव है, सबसे ज्यादा जो माइनस आई प्रभाव होता है वो होता है Nr3+ का, उसके बाद में Sr2+ का, N+H3 का, NO2 का, SO2R का, Cn का, COOH का, F का, Cl, Br, I, OR और OH का सबसे कम होता है। तो यहाँ सबसे ज्यादा और यहाँ सबसे कम। और यदि किसी समूह में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने की क्षमता होती है या इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता हाइड्रोजन से अधिक है, मतलब हाइड्रोजन के आधार पर है, हाइड्रोजन के इस तरफ और इस तरफ, एक तरफ प्लस आई मान लिया, एक तरफ माइनस आई मान लिया। यदि किसी समूह में
इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने की अर्थात इलेक्ट्रॉन देने की शक्ति हाइड्रोजन से अधिक होती है, दूसरे शब्दों में वह हाइड्रोजन से कम ऋण देती है, तो समूह का प्लस आई प्रभाव मानते हैं। कुछ समूहों का प्लस आई प्रभाव घटते हुए क्रम में दे रखा है, O नेगेटिव, C डबल O नेगेटिव, CH3 के थ्राइस C, CH3 के ट्वाइस CH, CH3, CH2, CH3। प्रेरणिक प्रभाव का बहुत सारी अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के अंतर्गत होता है। अब देखो कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारे पास दो प्रकार के हैं, तो उनमें से कौन सा प्रबल होगा उसको हम प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर उसको हम प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए मैथिल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण OH समूह प्रोटॉन कम आसानी से निकलेगा। देखो यहाँ पर दो मैथिल समूह है, यहाँ पर दो मैथिल समूह है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींच लेगा तो एक ही मैथिल समूह में प्लस आई प्रभाव है, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भेज देगा, तो यहाँ पर तो H प्लस आसानी से निकल जाएगा, जबकि यहाँ पर कम आसानी से निकलेगा क्योंकि यहाँ पर दो मैथिल समूह है और प्लस आई प्रभाव दो पर लग गया। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है ये प्रबल होगा, ये दुर्बल होगा, और अगर हम तीनों की गणना करें तो सबसे ज्यादा प्रबल ये होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई वाला कोई है ही नहीं, इसने इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींचा और बाहर निकाल लिया, ये ज्यादा प्रबल होगा, ये दुर्बल होगा, और इसने जब इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींचा तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो मतलब इसका प्लस आई प्रभाव है। इसके प्लस आई प्रभाव के कारण ये तो हो जाएगा दुर्बल और ये हो जाएगा प्रबल, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई वाला है ही नहीं। उसके बाद जब हम बात करते हैं नॉर्मल प्रकार के एसिटिक एसिड की और क्लोरोएसिटिक एसिड की, तो क्लोरोएसिटिक एसिड जो होता है ये ज्यादा प्रबल होता है, जबकि नॉर्मल प्रकार का एसिटिक एसिड जो होता है वो कम प्रबल होता है, क्योंकि इसमें माइनस आई प्रभाव आ गया, माइनस आई प्रभाव आ गया। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा प्रभाव है? प्लस आई प्रभाव। इसी को इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, इसी को आई प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर अमीनों की, अब यहाँ पर देखो क्षारकता जो अम्लों की प्रबलता का क्रम है, सबसे ज्यादा ये होगा, उसके बाद में ये होगा, उसके बाद में ये होगा, उसके बाद में ये। तो जिस तरीके से मान लीजिए मैथिल समूह बढ़ रहा है, ये प्लस आई है, यहाँ पर दो प्लस आई बढ़े, यहाँ पर एक ही प्लस आई बढ़ा है, यहाँ पर है ही नहीं, और यहाँ पर माइनस आई है, यहाँ पर दो माइनस आई बढ़े हैं, और यहाँ पर तीन माइनस आई बढ़े हैं। तो एक माइनस आई, दो माइनस आई, तीन माइनस आई, और यहाँ पर दो प्लस आई और एक प्लस आई। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के इसमें समूह है। प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर अमीनों की क्षारकता की व्याख्या की जा सकती है। उदाहरण के लिए मेथिल अमीन अमोनिया की तुलना में अधिक प्रबल क्षारीय होता है। ये है मेथिल अमीन, ये है अमोनिया, और ये है एनिलीन। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींच लेगा, ये अलग, यहाँ पर मेथिल अमीन है और यहाँ पर अमोनिया, क्योंकि प्लस आई है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, प्लस आई प्रभाव है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इसको देने की वजह से यहाँ से ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज सकता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा क्षारीय हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रबल क्षारीय होगा, ये उससे दुर्बल होगा, और ये सबसे कम दुर्बल होगा। अब देखो क्षेत्रीय प्रभाव या फील्ड इफेक्ट क्या है? एक अन्य प्रभाव जो सीधे बंध से तो नहीं लेकिन आकाशीय अथवा विलाय कणों के माध्यम से उत्पन्न होता है, उसको क्या बोलते हैं? फील्ड इफेक्ट बोलते हैं। तो ये तो प्लस आई माइनस आई प्रभाव था जो कि डायरेक्ट बंध पर प्रभावित करता, और इसके अलावा जो सीधा बंध को प्रभावित नहीं करता लेकिन विलायक की वजह से उत्पन्न हो सकता है, या किसी आकाशीय अणु की वजह से उत्पन्न हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय प्रभाव बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्षेत्रीय प्रभाव के बारे में बता रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी यहाँ पर है और क्षेत्रीय प्रभाव भी यहाँ पर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को ई से प्रदर्शित करते हैं और जो क्षेत्रीय प्रभाव है उसको एफ से। अणु का प्रेरणिक प्रभाव केवल बंध की ध्रुवता पर निर्भर करता है, लेकिन क्षेत्रीय प्रभाव उस अणु की ज्यामिति पर निर्भर करता है। उदाहरणार्थ निम्न दो यौगिकों की संरचना और बंधों की ध्रुवता तो समान है, लेकिन उनकी भिन्न ज्यामिति या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण उनकी अम्ल सामर्थ्य अलग अलग है। इसकी ज्यामिति अलग होगी, इसमें Cl दोनों एक तरफ है, दोनों H एक तरफ है, यहाँ पर अलग प्रकार से हो गया, यहाँ पर अलग प्रकार से हो गया। यहाँ पर देखो ज्यामिति अलग अलग होगी, यहाँ पर इस तरफ और यहाँ पर इसके सामने। यहाँ पर pKa की वैल्यू 6.07 है और यहाँ पर pKa की वैल्यू 5.67 है। तो इसका मतलब ये है pKa की वैल्यू जिसके लिए जितनी ज्यादा होती है वो उतना ही कम अम्लीय होता है। तो ये क्या होगा? ये ज्यादा अम्लीय होगा, वो कम अम्लीय होगा। केवल ज्यामिति अलग अलग होने के कारण ये प्रोसेस हुआ है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। प्रेरणिक और क्षेत्रीय प्रभाव के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रभाव कार्बनिक अणुओं की रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि जो है या उनका व्यवहार जो है उसको प्रभावित करते हैं, जिनमें एक और प्रभाव होता है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है ई।
ये पूर्णतः अस्थायी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन है जो किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में अस्थायी व पूर्ण रूप से पाई इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा प्रदर्शित होता है। जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहां पर हो जाना, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस प्रभाव से जिस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म आता है उस पर ऋणावेश और दूसरे पर धनावेश आ जाता है। चूंकि यह प्रभाव अस्थायी होता है तथा अभिकर्मक की उपस्थिति के कारण होता है, अतः शीघ्र ही इलेक्ट्रॉन पुनः अपने स्थान पर आ जाते हैं। देखिए एक बार इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएंगे और ये केवल एक अभिकर्मक की उपस्थिति के कारण ही होगा, अस्थायी प्रकार का प्रभाव होगा, तो तुरंत ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पर आ जाएंगे। कार्बनिक अभिक्रियाओं में जो योगात्मक प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी अभिक्रियाएं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव के द्वारा ही होती हैं, इलेक्ट्रोस्नेही योगात्मक प्रकार की अभिक्रियाएं। और नाभिक स्नेही, देखो ये जो C डबल बॉन्ड C बॉन्ड है इसमें तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं और C डबल बॉन्ड O में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं। तो देखिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड C HBr के साथ में विक्रिया करता है, यहाँ पर H आ गया, Br माइनस बाहर निकल गया, H और Br दोनों तरफ आ गए, इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले गए, इस पर जाने से केवल इसके कारण गए, अगर ये नहीं आता तो ऐसा नहीं होता, इसके कारण। इसीलिए कहा जाता है कि अभिकर्मक के आने के बाद उत्पन्न होता है और अस्थायी प्रकार का है, वापिस इलेक्ट्रॉन वहीं आ जाएंगे। ठीक है, Br माइनस और ये दोनों जुड़ गए। अब देखो यहाँ पर ये आया, इसकी वजह से खुल के ऊपर CnO नेगेटिव, तो H यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में पाई इलेक्ट्रॉन किस परमाणु पर विस्थापित होकर जाए यह अणु के वातावरण पर निर्भर करता है। यदि कार्बन परमाणु का किसी ऋणवृत्तीय परमाणु के साथ पाई बंध है, उदाहरण C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव सदैव अधिक ऋणवृत्तीय परमाणु की तरफ होगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखना है कि अगर कार्बन किसी अधिक ऋणवृत्तीय के साथ जुड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसे मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसे मूव करेंगे, और अगर कम के साथ जुड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ मूव कर जाएंगे। जैसे यदि द्विबंध कार्बन परमाणु के मध्य हो तो यह देखते हैं कि दोनों कार्बन परमाणु की शेष दोनों संयोजकताएं किस प्रकार के समूह से जुड़ी है। यदि वे समान है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव किसी भी दिशा में हो सकता है, लेकिन अगर वो भिन्न है तो उससे जुड़े हुए समूहों के प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट से इसको निर्धारित करते हैं। कैसे, देखिए प्लस साइन प्रभाव है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव होगा क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी ये लगा हुआ है, और यहाँ पर ये इस तरफ मूव होगा क्योंकि ये माइनस आई वाला इसके ऊपर लगा हुआ है। तो माइनस आई वाला इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भेज देगा, और इधर प्लस साइन वाला ऑलरेडी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन उस तरफ मूव कर जाएंगे। अब आगे हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। तो ये प्रभाव हो गए, फील्ड इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ई प्रभाव होता है, उसके बाद आई प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार का, प्लस आई माइनस आई, इन सब चीजों के बारे में हमने स्टडी कर ली। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने प्रकार की होती है उसके बारे में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा किसी भी पदार्थ के जो भौतिक गुण होते हैं वो अत्यधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एक प्रकार का फिजिकल बॉन्ड है, भौतिक प्रकार का बंध है, तो किसी भी पदार्थ के, किसी भी प्रकार का जो पदार्थ है उसके भौतिक गुण जो होते हैं इससे बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या, हाइड्रोजन बंध है क्या। किसी अणु के हाइड्रोजन परमाणु और उसी अणु के अथवा किसी अन्य अणु के प्रबल ऋणवृत्तीय परमाणु के, या तो उसी अणु का हो सकता है या कोई दूसरा अणु भी हो सकता है, अणु के प्रबल ऋणवृत्तीय परमाणु के मध्य का आकर्षण बल हाइड्रोजन बंध कहलाता है। किसी अणु के हाइड्रोजन परमाणु अथवा उसी अणु या किसी अन्य अणु के प्रबल ऋणवृत्तीय परमाणु के मध्य का आकर्षण बल हाइड्रोजन बंध कहलाता है। अब मान लीजिए हमारे पास एक अणु है HA, यहाँ एक प्रबल ऋणवृत्तीय तत्व है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन में से कोई भी है, मतलब हाइड्रोजन तो है ही है, हाइड्रोजन के साथ में एक ही जगह पर कोई प्रबल ऋणवृत्तीय तत्व जुड़ा हुआ है, तीन ही प्रबल ऋणवृत्तीय माने जाते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोन। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन में और उस ऋणवृत्तीय की जो विद्युत ऋणताएं हैं उसमें बहुत अधिक अंतर है, अतः इस उपसहसंयोजक बंध में ध्रुवता आ जाएगी, फलस्वरूप हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आ जाएगा और A पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। अब यदि इस प्रकार का अणु किसी अन्य HA अणु अथवा HB, यहाँ भी एक ऋणवृत्तीय तत्व हो, उसके संपर्क में आएगा तो दोनों अणुओं के विपरीत ध्रुवों के मध्य एक आकर्षण बल स्थापित हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये तो यहाँ पर इनके बीच में, अब देखो इसने
ये इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींच लिया। जब इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींच लिया तो इसके ऊपर तो आ गया आंशिक ऋणावेश, इसके ऊपर आ गया आंशिक धनावेश, इसी प्रकार से एक दूसरा भी तो होगा इसके जैसा। तो इसके और इसके बीच में एक आकर्षण बल आ जाएगा, दुर्बल आकर्षण बल, इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। या ये इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहां से इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर जाएंगे, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये पॉजिटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार के आकर्षण बल को जिसे हम डॉटेड लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं हाइड्रोजन बंध कहलाता है। फिर दोनों संरचनाओं में प्रबल ऋणात्मक तत्वों के मध्य एक हाइड्रोजन परमाणु सेतु की भांति जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हाइड्रोजन सेतु कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब हम हाइड्रोजन को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, जब दो ऋणात्मक परमाणु, देखो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखो यहां पर अगर हम बात करें ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। जब दो ऋणात्मक परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन आ जाए, या जब दो ऋणात्मक परमाणु परस्पर हाइड्रोजन परमाणु द्वारा जुड़े हों तो वह बंध हाइड्रोजन बंध कहलाता है। दो ऋणात्मक परमाणु हों और वो परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े हों तो वह बंध हाइड्रोजन बंध कहलाता है। जहां एक बात और स्मरणीय है कि एक ऋणात्मक परमाणु से हाइड्रोजन सहसंयोजक बंध द्वारा, इसको ध्यान रखना है। यहां पर तो ये कौन से बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है, ये वाला बॉन्ड तो कोवलेंट है, लेकिन ये वाला बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। हाइड्रोजन बंध कोई भी रासायनिक बंध नहीं है, ये मूल रूप से एक भौतिक प्रकार का बंध है जिससे किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण प्रभावित होते हैं। भौतिक गुणों का मतलब होता है उस पदार्थ के गलनांक का प्रभावित होना, उस पदार्थ के क्वथनांक का प्रभावित होना, उस पदार्थ की कुछ संरचना का प्रभावित होना, और इसके अलावा उस पदार्थ की विलयता का प्रभावित होना। अब जो हाइड्रोजन बंध है ये दो प्रकार के हैं, एक होता है अंतराणुक और एक होता है अतःअणुक। अंतराणुक का मतलब होता है इंटरमॉलिक्यूलर अर्थात एक से अधिक अणुओं के मध्य, और अतःअणु का मतलब होता है इंट्रामॉलिक्यूलर अर्थात एक ही अणु के मध्य। तो अभी आज हमने जो बात की है ये विभिन्न प्रकार के बंधों के बारे में बात की, विभिन्न प्रकार के फील्ड इफेक्ट्स के बारे में बात की, विभिन्न प्रकार के आई प्रभाव के बारे में बात की, किस प्रकार से होता है, और उसके अलावा हमने जो बात की है एरोमेटिसिटी के बारे में बात की है कि एरोमेटिसिटी क्या होती है, और एरोमेटिसिटी में हमने बेंजीन का एग्जांपल किया। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण तौर से पता होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है और आपको बहुत ध्यान से इसको देखना है किस तरीके से होगा। समतल चक्रीय वलय होनी चाहिए, संयुग्म में डबल बॉन्ड होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण होना चाहिए, हक्कल के नियम का पालन होना चाहिए, ठीक है। तो जब ये चीजें हो जाएंगी तब इसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी को आगे हम करेंगे जो एरोमेटिक है। एरोमेटिक के अंदर बेंजीन और नैफ्थलीन। अब यहां पर हमने क्या देखा, बेंजीन सिंगल स्ट्रक्चर है। सिंगल का मतलब होता है कि ये क्लोज सिस्टम है लेकिन सिंगल स्ट्रक्चर है, जबकि नैफ्थलीन जो होती है, नैफ्थलीन डबल है। जैसे यहां पर तो एक रिंग है और यहां पर दो रिंग है, दोनों में गुण एक जैसे हैं, समतल चक्रीय वलय, कॉन्जुगेटेड, पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण, हक्कल के नियम का पालन, ये सब कुछ इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने प्लस आई माइनस आई के बारे में देखा। प्लस आई माइनस आई इफेक्ट किसी भी परमाणु के रासायनिक गुणों को प्रभावित करते हैं। उसके आधार पर एमीन्स की क्षारकता और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता का निर्धारण किया जा सकता है। उसके अलावा हमने बात की इलेक्ट्रोमैनिक इफेक्ट पूर्णतः अस्थायी प्रकार का इफेक्ट होता है और ये क्रियाविधि को प्रभावित करता है। तो ये सब चीजें आज हमने इसके बारे में बात की है। बाकी हाइड्रोजन बॉन्ड के जो प्रकार हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस प्रकार से प्रभावित करता है, इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक आप इनको देखते रहें, इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप उसको कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरे पास